खेल के मैदान से के थर्सडे एडिशन में आपका खैर मकदम। आप हमें देख रहे हैं एसएचक्यू रेडियो एक्टिव पे, और पिछले दिनों से क्रिकेट की बहुत एक्टिविटी रही इस चैनल पे। आपने देखा होगा कि जो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के JNK मैचेस खेल रहा है, उनकी रिपोर्ट लेके हम 5 साढ़े 5 बजे आ जाते हैं, और आज भी आए। आज के मैच के बारे में बात हुई, और इंग्लैंड का और श्रीलंका का टेस्ट मैच आज शुरू हो गया। 26 जनवरी से पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है कराची में साउथ अफ्रीका के साथ, और यहाँ से भारत ने सिडनी टेस्ट ड्रॉ किया, और कल ब्रिस्बेन टेस्ट शुरू होने वाला है। हम आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन सिडनी टेस्ट की बात करना बहुत जरूरी है, कम से कम आखिरी दिन की बात, कि जो डिफेंस इंडिया ने दिखाया और पूरे दिन बैटिंग की और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए, आधी टीम इंजर्ड होने के बावजूद, वो रिमार्केबल है। वो एक अचीवमेंट है जो आज के ज़माने में जीत से कम नहीं है, क्योंकि 5वें दिन कोई टीम नहीं खेल पाती है। आज पूरा दिन निकालने की तो बात ही नहीं। एक तो ये अच्छी बात हुई, और साथ में उसमें हनुमा विहारी की इनिंग, फिर अश्विन की इनिंग, दोनों की। एक तो हनुमा विहारी जख्मी थे, अश्विन की कमर में तकलीफ थी, और दोनों को बहुत बॉलें लगी, खासकर अश्विन को जिस्म पे बहुत गेंद लगी, बॉल लगी, लेकिन उसके बाद डटे रहे दोनों। लेकिन क्रिकेट एक अजीब सा खेल है ये, कि जब आज से 5-10 साल बाद स्कोर कार्ड देखा जाएगा तो क्या होगा उसमें। पंत के 97 रन, पुजारा के 77 रन, रोहित शर्मा के 52 रन, ये मिनी स्कोर कार्ड में ये आएगा, और हम सोचेंगे देखो इन लोगों ने मैच बचा लिया। लेकिन हकीकत ये है कि 161 बॉलों में हनुमा विहारी के 23 रन और अश्विन के 39 रन 128 बॉलों में इंस्ट्रूमेंटल साबित होते हैं मैच बचाने में। लेकिन इस पे स्कोर कार्ड पे ये बात तो आएगी नहीं। और फिर वो स्टैटिस्टिक्स क्रेजी जो बढ़ रहे हैं दुनिया में, लोग वो कहेंगे देखो उसने इतने बनाए, इसने इतने बनाए। लेकिन एक बात कहें जरूरी इंपॉर्टेंट है इस मैच में, कि 5वें दिन जो असॉल्ट किया पंत ने, उससे बहुत बड़ा सेटबैक लगा ऑस्ट्रेलिया के प्लान्स को। तितर बितर हो गया उनका प्लान। वो पंत को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कैच छूटे उनके हार्डली मैटर्स, उन्हें तो नहीं कहा मेरे कैच छोड़ो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आया और बिल्कुल अनप्लान्ड क्रिकेट खेलता नजर आया। स्टार्क तो पूरी सीरीज में बुझे हैं, खासकर इस टेस्ट में तो टोटली ऑफ कलर थे सिडनी में। उसके बाद कमिंस पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, थोड़ा हेजलवुड भी अच्छी कर रहे हैं बॉलिंग, नेथन लाइन ने कोशिश की, कोई खास चले नहीं, लेकिन कैप्टनशिप बहुत नाकिस हुई पेन की आखिरी दिन। जो ही 2 हिटें मारी पंत ने, तो उनने 5 फील्डर बाउंड्री पे रख दिए, और उसके बाद मैच बचाने की डिफेंसिव कोशिशें, बाकी कोशिशें की, और साथ में 3 कैच खुद भी छोड़ दिए। तो उससे ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया संभल नहीं पाया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास कोई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं रही हाउ टू टैकल इंडियन बैटिंग। और अगर आपने ग्रीन को खिलाया है और उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, तो उसका मतलब है उनमें कॉन्फिडेंस आया है। तो एज बॉलर बहुत अंडर बॉल है, उनको बॉलिंग नहीं देते हैं। फिर ऑस्ट्रेलियन टीम में वार्नर आए थे, हाफ फिट वार्नर, कि वो तूफान मचाएंगे, वो कर नहीं पाए कुछ। और स्मिथ ने दोनों इनिंग में लाजवाब खेला, लविशन ने खेला। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था ओवर डिपेंडेंट है टीम इन पे। जिस दिन ये दोनों नहीं चले उस दिन क्या होगा टीम का। जब वेड आपका टॉप बैट्समैन है टीम में, और ऐसे ही लोग आपके टॉप बैट्समैन हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि टीम का सेटअप और गेटअप क्या है। मैं तो ये सीरियसली महसूस कर रहा हूं कि शायद पेन की आखिरी सीरीज है, क्योंकि कैरी बाहर बैठे हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन सिलेक्टर सोचें, अच्छे खासे बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं, स्मिथ कैप्टन बन जाएंगे तो वो एज ए बैट्समैन आ जाएंगे टीम में, वो कीपर भी अच्छे हैं, तो टीम का बैलेंस बेटर हो जाएगा। और पेन ने कमाल की कैप्टनशिप उस वक्त की जब बहुत डिप्रेस थी टीम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब जगह नहीं बनती है, और अब उनकी कैप्टनशिप भी थोड़ी ठंडी पड़ रही है। तो हो सकता है आखिरी सीरीज खेल रहे हो अपनी पेन। और ब्रिस्बेन की बात करेंगे, इंजरीज की बात करेंगे, इंडिया किससे जूझ रहा है, लेकिन हम पहले सेगमेंट की जानिब जाएंगे आज के प्रोग्राम की, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और ये बातें करें। और हाँ, यहाँ बैट इंडस्ट्री की बात हुई है, और बैट इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर बनाना और बाकी चीज़ें करना वगैरह, इसकी बहुत बात हुई, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। व्हाट एल्स ओवर बैट इंडस्ट्री, और क्या रेमेडीज हो सकती हैं। सईद परवेज कैसर बात करते हैं इस हवाले से, नॉट एज ए क्रिकेटर ओनली, एज ए सीनियर एंड रेनाउंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। देखिए, बैट इंडस्ट्री हमारी कश्मीर की जो है, हर गवर्नमेंट उस बैट इंडस्ट्री के बारे में बात करती है, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम बढ़ाएंगे, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पिछले 20 साल से हम सुन रहे हैं कि आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना रहे हैं, जो आज तक नहीं बना। दूसरा, इसके बाद अब मैं अगर पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊं बैट इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी पहली प्रॉब्लम है टेक्निकल स्किल्स हमारे पास बैट बनाने के लिए नहीं है।
इंडस्ट्री आपको कुछ भी बोले, हमारे पास वो टेक्निकल स्किल नहीं है जिससे हम हाई क्वालिटी बैट बना सकें, हमारे पास वो मशीनरी नहीं है जिससे हाई क्वालिटी बैट बनते होंगे। दूसरा है, हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉलिसी इस इंडस्ट्री के लिए नहीं है। हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हर दफ़ा कहा जाता है कि वुड बेस्ड इंडस्ट्री इज इन थ्रस्ट, उसको जो हम एडिशनल बेनिफिट्स देंगे, मगर कोई बेनिफिट एडिशनल आज तक उनको मिलता नहीं है। विलो इंडस्ट्री एक ऐसी चीज जिसको हम एक सेपरेट लेके, इन आइसोलेशन लेके एक अलग इंसेंटिव्स देते, वो हमने आज तक क्रिएट नहीं किए। तो विलो इंडस्ट्री, बैट इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेपरेट कुछ नहीं है, ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उसको कोई स्पेशल प्रेफरेंस है। फिर कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा कि 20 साल 30 साल से हम सुन रहे बनेगा। अब कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या होता है? कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये होता है कि जिसमें आप एक वो फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जो इंडिविजुअल यूनिट होल्डर अफोर्ड नहीं कर सकता, या अगर अफोर्ड भी कर सकेगा तो उसके इकोनॉमिक्स नहीं निकलेंगे वायबल, क्योंकि उसका उतना एक्सटेंडेड यूज नहीं होता है। जैसे आपका सीजनिंग ऑफ बैट, सीजनिंग ऑफ वुड है, वो एक बड़ा प्राइमरी इशू है जिसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए था, जहां पर आप ये कर सकते हैं। जब आप ओपन वेदर सीजनिंग करते हैं या वाटर सीजनिंग आप इसको करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और एफिशिएंसी उसकी वैसी नहीं निकलती। फिर उसके बाद कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स में वो हाईटेक मशीनें आएंगी जो एक इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता। जैसे आज एक मशीन आती है जिसमें आपको बैट को अगर कंप्रेस करना होता है, तो उसके लिए मशीनें आई हैं जो बैट में रिपीटेडली जाता रहता है बैट, उसमें डिजाइन में आप कंप्यूटराइज होती है, पहले बताते हैं कि जी हमको इतना कंप्रेशन चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी आनी चाहिए। वो मशीन में बार बार बैट जाता है, उसकी एज ट्रिमिंग वगैरह, कर्वेचर सब उस मशीन में तैयार हो जाता है। इंडिविजुअल बैट मैन्युफैक्चरर छोटे छोटे जो है, उनके लिए वो खरीदना पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लाएंगे ऐसी चीजें, हम ये करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। एक वो इसका प्रॉब्लम है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा यूनिट हैं बैट के। ये भी एक प्रॉब्लम होती कि एक ही जगह आपके 2-3 हजार 4,000 यूनिट खड़े हैं बैठ के, विद द रिजल्ट की वहां पर कुछ नहीं होता, कोई किसी का काम नहीं निकलता, क्योंकि किसी के इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं होते कि अगर आपको 100 बैट बेचने हैं दिन में तब आपको फायदा होगा। तो अगर वहां 100 यूनिट है तो एक एक बैट बेच रहे हैं, तो सबको ही नुकसान हो रहा है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए कि आप इसमें एक ऑप्टिमम लेवल तक यूनिट्स को रिस्ट्रिक्ट करें, उसके बाद आप इनको कहेंगे इसके बाद आप ये यूनिट नहीं बनाइए, आप रिलेटेड कुछ और काम करिए। वो एक हमारे पास पॉलिसी में आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। उसके बाद एक हम कहते हैं कि हमने बिजबिहारा वगैरह में क्लस्टर बनाया। क्लस्टर क्या बनाया है आपने? सड़क के दोनों साइड लोगों ने खोखे बनाए हैं जिसमें वो बैट छत पे रखते हैं धूप में सुखाने के लिए, जैसे कि बुखारी की इसकी हमाम की लकड़ी है। ये कोई क्लस्टर हुआ? ये तो आप क्लस्टर के नाम पर आप गाली दे रहे हैं इंडस्ट्री को भी और उनको बेचारों को भी। क्लस्टर का मतलब ये है कि जहां पर एक क्लस्टर एक सेल्फ कंटेन्ड एरिया होगा जहां पर सारी चीजें होंगी। जैसे आपके बैट की फिनिशिंग का सामान है वो भी होना चाहिए, या आपके पास वहां एक यूनिट होना चाहिए था जो हैंडल्स बनाता। हैंडल हमारे बैम्बो ज्यादा यूज होता है, वो यहाँ होता नहीं, इसलिए हैंडल हमारे सारे इंपोर्ट करने पड़ते हैं। अब जो क्वालिटी ऑफ बैट अच्छी नहीं बनी तो ये इसलिए हैंडल भी अच्छे नहीं खरीदते, तो ओवरऑल बैट की क्वालिटी हमारी खराब हो जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट की अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं इस इंडस्ट्री पे कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, विलो की क्लिफ्ट की मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको इसको रोकना है, इसकी परमिशन चाहिए। लाइसेंस लेके भी आप मूवमेंट कर रहे हैं तो भी पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, फॉरेस्ट वाले बीच में आपको हरास करते हैं। उससे भी हमें एक इसमें, अब अगर मैं चाहता हूं कि मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जी मैं एक बैट यूनिट बनाऊंगा श्रीनगर, ये सेंटर है, मुझे लगेगा चलो कैपिटल में बैट यूनिट बनाऊंगा, यहाँ कंजम्पशन भी बहुत होगी, तो मगर मुझे बिहार से यहाँ तक वो क्लेफ्ट लाते मुश्किल है, मुझे लाने नहीं देंगे क्योंकि परमिशन ही नहीं सड़क पे चलाने की। तो वो सारी चीजें देखते हुए अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस भी एक प्रॉब्लम है हमारी इस बैट इंडस्ट्री की। उसके बाद है, हमने देखा पिछले कुछ साल से इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वाइबल नहीं बन रहा। अगर एक मेजर यूनिट आ जाए, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, प्राइवेट कंपनी किसी का स्पॉन्सर्ड हो, जिसको लगे कि मैं इसमें काम कर सकता हूं, तो वो एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगी तो बाकी भी एनकरेज होंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट आनी भी इसमें बिल्कुल बंद है, क्योंकि जो यूनिट चल रहे हैं अब वो आप देखेंगे वहां पर वो अखरोट भी बेच रहे हैं साथ में। उनकी दुकानें एक साइड पे बैट उन्हें रखे जिसपे किसी पे कुछ लिखा है, किसी पे कुछ लिखा है, साथ में अखरोट भी बेच रहे, क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा। वो कहते हैं अखरोट खरीदने आएगा, शायद हमारा एक बैट भी खरीद ले। तो वो जब तक फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और हैंडल का बनाने का नहीं होगा, या साथ में ग्रिप्स का, विलो प्लांटेशन, विलो इंप्रूवमेंट भी हमें साइड बाय साइड बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो हमारा विलो कश्मीर विलो है वो थोड़ा हैवी इनवेट होता है, उससे आज मोटे बैट बनते हैं, उसका वजन ज्यादा हो जाता है।
हमने इंग्लिश विलो के कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ किए थे लगाने के, हालांकि सक्सेसफुल होने थे, मगर उसकी भी कोई रिपोर्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकला। जब पावर की इनको बड़ी प्रॉब्लम है कि पावर वहाँ पर बहुत कम होता है। अब जब इनका मैकेनाइज ज़्यादा कुछ है ही नहीं है, रंदों से और आरियों से और हाथ से काम करते हैं, तो पावर की इनको इतनी इशू नहीं था। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इनको बहुत प्रॉब्लम वहाँ पर आती है इंडस्ट्री। इससे पहले कि भारत की इंजरीज की बात हो, मिसबा उल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में, टूर के बाद वो आए थे। उन्होंने कहा अगर बाबर आजम होते तो शायद कुछ नतीजा मुख्तलिफ होता, मगर बात सही नहीं है। एक प्लेयर इतने बड़े डिफरेंस को, इतने बड़े गैप को ब्रिज नहीं कर सकता है, ये बात टोटली गलत है, पहली बात। और कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि एक प्लेयर ने पाकिस्तान के रिसेंट पास्ट में आके पूरी सीरीज बदल दी हो एज अ बैट्समैन, ये एक बात है। फिर एक और बात ये भी हुई कि उनको फिलहाल शायद रिटेन किया जाएगा, वकार को भी रिटेन किया जाएगा, ये अफवाह है। फ्लार को रास्ता दिखाया जाएगा बाहर का, और जो टीम अनाउंस करेगा पाकिस्तान T20 की साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अभी ये स्पेकुलेशन है कि उसमें शर्जील खान होंगे, उनकी वापसी होगी टीम में, हसन अली की वापसी हो सकती है, फखर जमान और शोएब मलिक की, ये स्पेकुलेशन है, ये पॉसिबिलिटी। और PSL के आने वाले सीजन के लिए जो एक बड़ी खबर आई है वो है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में क्रिस गेल खेलेंगे और डेल स्टेन भी खेलेंगे इसी टीम में। दोनों ने इस टीम के लिए साइन किया, हालांकि स्टेन ने IPL खेलने से अब इनकार कर दिया, लेकिन वहां जा रहे हैं खेलने, PSL खेलेंगे वो। तो अब देखिए, एक खिलाड़ी की बात की मिसबा ने कि बड़ा फर्क पड़ता। अब इंडियन टीम को कंसिडर करिए, कंपेयर करेंगे, कोहली नहीं है टीम में, ईशांत शर्मा गए नहीं, शमी और यादव इंजर्ड हो गए, और उसके बाद ये टीम खेल रही थी पिछला टेस्ट मैच, जो टेस्ट ड्रॉ किया, उससे पहला टेस्ट जीत गए, और अगले टेस्ट में टीम जा रही है तो लिस्ट बढ़ गई है इंजरीज की। अब जडेजा भी शामिल हो गए, बुमराह भी शामिल हो गए, और इसी लिस्ट में राहुल ऑलरेडी इस लिस्ट में थे, और ये भी सुनने में आया है कि बिहारी भी नहीं खेल सकेंगे, बड़ी मुश्किल है, उनको भी प्रॉब्लम है। तो लिस्ट गोज एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसके बावजूद इंडियन मैनेजमेंट तो नहीं कह रही है कि अगर एक आध और प्लेयर होता तो हम कुछ कर देते। दैट्स द वे यू प्ले क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। इसमें ये नहीं, बहाने नहीं बनाने होते हैं इसमें। अब इंडिया के पास इक्वेशन क्या है? जडेजा की जगह वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव, एक इक्वेशन है। दूसरी है कि ये दोनों नहीं, मयंक अग्रवाल टीम में आते हैं, एक बैट्समैन, और साहा भी खेलते हैं, वो कीपिंग करते हैं, पंत एज बैट्समैन खेलते हैं। तो इंडिया 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर लेके मैदान में आता है। 2 स्पिनर की स्ट्रेटेजी ब्रिस्बेन के लिए छोड़ देते हैं। ब्रिस्बेन यूजुअली फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करता है, वो स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं इतना करता है। एक जमाने में तो बहुत ग्रीन हुआ करता था ब्रिस्बेन का विकेट, अब उतना नहीं है, लेकिन फिर भी देखा यही गया है। और आपके पास ऑप्शन क्या वैसे स्पिनर का है जो फिर मैच पे इम्पैक्ट डाले? तो कुलदीप यादव में कुछ है बात, लेकिन लगता नहीं है कि वो भी शायद टीम में होंगे। अगर इंडिया सेफ खेलता है तो फिर मयंक अग्रवाल और साहा दोनों खेलते हैं टीम में। शुभम गिल हो सकता है पीछे आ जाए, मयंक अग्रवाल ओपन करें, या अग्रवाल ही पीछे आ जाए और साहा एज कीपर खेलें, पंत एज बैट्समैन खेलें, ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन फास्ट बॉलर्स की बात फिर वही मामला है कि अब आपके पास 3 फास्ट बॉलर बचे या 4 बचे बाहर। एक तो सिराज है, सैनी है, एक ने 2 टेस्ट खेले, एक ने 1 टेस्ट खेला, और नटराजन को खिलाते हैं तो डेब्यू करेंगे। शुरुदुल ठाकुर ने भी कुछ खेला नहीं है। तो मोस्ट इनएक्सपीरियंस टेस्ट साइड, बॉलिंग साइड, इतनी इनएक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग लेके जब मैदान में जाएंगे तो खतरा बहुत है। अगर काउंटर अटैक हुआ और अगर कुछ देर विकेट नहीं मिले, प्रेशर सिचुएशन आ गई, तो ये बिल्कुल गैर तजुर्बाकार खिलाड़ी कैसे हैंडल करेंगे इसको? तो सिचुएशन काफ़ी टफ और डिफिकल्ट है इस वक्त इंडियन मैनेजमेंट के लिए और इंडियन टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया में। इसमें थोड़ी हैरानी की बात भी है, शहीद परवेज कैसर ने कहीं लिखा भी था पिछले दिनों कि इतने ट्रेनर और इतने फिटनेस के आदमी होके हर एक को हैमस्ट्रिंग हो रहा है, हर एक को काफ मसल बैठ रहा है, हर एक के बैक स्प्रेन हो रहे हैं, तो फिर हो क्या रहा है? ये सोचने की बात है। जब हमने पुराना पीरियड क्रिकेट का देखा, 70s का, 80s का, तो या 90s के भी कुछ हद तक, जब इतना ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ नहीं होता था, तो कपिल देव कभी इंजर्ड होकर बाहर नहीं जाते थे कि मेरी टांग में दर्द है या मेरा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया। आपने वसीम अकरम को नहीं सुना होगा बहुत ये होते हैं। जावेद मियांदाद को तो इंजरी हुई थी, नहीं तो इंजर्ड होकर बाहर बैठूंगा मैं, वो कभी नहीं सुना आपने। विश्वनाथ बाहर और गवास्कर बाहर नहीं बैठते थे।
हाँ, कहते हैं कि हम आज के प्लेयर ज़्यादा फिट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हर ओवर के बाद बाउंड्री पे पानी पी रहे होते हैं वो। थोड़ा-सा प्लेयर आउट हुआ, थोड़ी-सी गेम रुकी या रिव्यू हुआ तो पानी लेके बंदा मैदान में। और पुराने ज़माने में पूरे दिन वाटर ब्रेक के बगैर एक बोतल अंपायर अंदर नहीं घुसने देता था। ये गवास्कर का मानना है कि आप इनको फिट मानते हैं, इनको सपोर्ट बहुत चीज़ों का है, तो ये फिट नज़र आ रहे हैं। अब नहीं कहते हैं ये अनफिट हैं, लेकिन हमें बताइए, वो कहते हैं कि हम कब अपनी कमर लेके बैठते थे और हम कितनी बार दिन में पानी पीते थे जब हम इंडिया में भी खेलते थे गर्मी में। बात तो सोचने के लायक है, सही बात है, लेकिन एक चीज और सोचने के लायक है कि जो बायो बबल का मामला है, कोविड का मामला है, लोगों से नहीं मिलना, अलग रहना, कमरों में बंद रहना, ये साइकोलॉजिकली और मेंटली और फिजिकली ड्रेन कर रहा है प्लेयरों को। इतना आसान नहीं है आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट या स्पोर्ट खेलना, और इसीलिए रोटेशन बहुत जरूरी है टीमों में। इसलिए बड़े बड़े स्क्वाड लेके टीमें जा रही हैं। श्रीलंका में इस वक्त जो खेल रहा है इंग्लैंड, वो इतने प्लेयर लेके गए हैं कि उनने आपस में ही बटलर 11 वर्सेस रूट 11 मैचेस खेले हैं प्रैक्टिस के 3-3 दिन के, क्योंकि जरूरत यही है कि सेफ प्लेयर के साथ मैच खेला जाए। आगे बढ़ते हैं सईद शाहिद हकीम के साथ 9th एपिसोड ऑफ लेट्स प्ले फुटबॉल। ट्रेन कैसे करता है, क्योंकि फुटबॉल में एक मखसूस किस्म की ट्रेनिंग है, एक अलग किस्म की ट्रेनिंग है। मुख्तलिफ हिस्से जिस्म के हैं, उनमें ताकत बढ़ानी पड़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। सब ये वार्मिंग अप के वक्त जिम से पहले या इवन प्रैक्टिस में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने से मसल लूज हो जाती है, उसमें मसल पुल का खतरा बहुत कम होता है। अब खास तौर पे आमतौर पे जो फुटबॉलर्स की मसल जो खराब होती हैं, जो प्रॉब्लम होती है, वो है ग्रोइन प्रॉब्लम, बहुत डेंजरस होता है। और फिर हैमस्ट्रिंग की ज्यादा होती है, काफ मसल पुल होती है, नी जर्क होता है, ये ज्यादा इंजरी, एंकल ट्विस्ट, ये इंजरीज मेन होती हैं। अपर बॉडी इंजरीज कम होती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी की ज्यादा होती है। तो अब ये जो है, ये देखिए आप, ये वेस्ट की जो है टर्निंग की एक्सरसाइज हुई है, वेस्ट रोटेशन हो रहा है ये। देखिए हर चीज, जिस्म का हर हिस्सा लूज हो जाना चाहिए। जब लूज होता तो इंजरी के चांस कम हो जाते हैं। हर हिस्सा, फुटबॉल एक ऐसा गेम है, अब सर से पैर तक हर हिस्सा इन्वॉल्व है। अब देखिए साइडवेज स्ट्रेचिंग है, साइड स्विंग कर रहे हैं और नीचे जितना जा सके नीचे जाते हैं। ये देखिए, ये भी जो है, ये अब्डोमेन के लिए और इवन ये आप ये समझिए कि मेन तो अब्डोमेन का ही है, इसका मेन अब्डोमेन का है। अब ये थाई की स्ट्रेचिंग है, पीछे जब खींचते थाई पे बोझ पड़ता है, थाई स्ट्रेचिंग हो रही है। ग्रोइन का करना, ग्रोइन, ये ग्रोइन के लिए है, ग्रोइन के लिए बहुत जरूरी है ये, आउटसाइड और इनसाइड दोनों पैर में। इस देखिए आप, ये ग्रोइन एक्सरसाइज है। ये एडक्टस की स्ट्रेचिंग है, ये अंदर के जो हिस्से एडक्टर दिया उसके लिए। अब देखिए काफी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी की स्ट्रेचिंग जितनी ज्यादा करें उतना जो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा है। इसमें ये भी हिसाब है कि कितने टाइम करना है। ये मेन, मैं आपको एक बात बताऊं कि आमतौर पे वार्मिंग अप और ये स्ट्रेचिंग डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, क्योंकि आमतौर पे कभी होता है, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो कम वार्म अप करते हैं, बहुत उम्दा खेलते हैं। कुछ प्लेयर होते हैं जब तक आधा घंटा वार्म अप नहीं करें नहीं खेल सकते हैं। अगर सबको एक साथ करा दें तो वो डेंजरस हो जाता है। मगर जब छोटे होते हैं बच्चे, वो सारे इकट्ठे उनको करवाए हाँ, उनको करवाते हैं, तो क्यों कुछ लिमिट। उसमें क्या है, देखिए आप छोटी एज में आप जिस तरह चाहे मोल्ड कर लें, आप 15-20 मिनट के वार्म अप की उनको प्रैक्टिस करा दें तो लाइफ लॉन्ग वो चलती रहती है। लेकिन हिंदुस्तान में 10-12 साल की उम्र में ये चीज होती नहीं है। हमारे पास जो एज में प्लेयर आते हैं, उस एज में अगर हम कोई चीज चेंज करना चाहेंगे तो उनकी अपनी चीज भी बाकी नहीं रहती। अच्छा, चेंज ये नीचे, अब देखिए बेंडिंग एक्सरसाइज के साथ साथ आपको उसकी स्ट्रेचिंग भी हो रही है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग हो रही,
एंकल होल्ड करके उसको जो है टच करो, नी को एंकल होल्ड कर लो। अब देखिए तो ये हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बैक की भी एक्सरसाइज हो रही है। बिल्कुल। कुछ स्क्वाट्स कर लो थोड़ा सा नी के लिए, स्क्वाट नीचे बैठना उठना, पैर नजदीक रखो, हाँ ये गो डाउन और नीचे जाओ और नीचे जाओ, पूरा स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट रखो, बॉडी सामने मत झुकाओ, बॉडी स्ट्रेट रखो, देयर यू आर। अब नी के लिए हो गई। एंकल रोटेशन बता दो, एंकल रोटेशन, देयर यू आर, आउटसाइड इनसाइड, नी नेक रोटेशन और नेक बैकवर्ड फॉरवर्ड साइडवेज, बैकवर्ड बेंडिंग, ये पीछे कमर से बेंडिंग पीछे, हील को टच करने की कोशिश करो, कम ऑन, देयर यू आर, गुड। साहब जो इंसान प्रैक्टिस के दौरान ये करता है एक्सरसाइज, ये तो क्या कुछ ज्यादा देर करता है, मैच से पहले थोड़ी कम करता है? आम तौर पे मेरे अपने हिसाब से 15-20 मिनट का वार्म अप काफी है मैच से पहले, लेकिन प्रैक्टिस में जब हम करते हैं तो कम से कम आधा घंटा करते हैं। मैच में 15-20 मिनट का, डिपेंड्स ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो। अगर ठंडी क्लाइमेट है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, गर्म क्लाइमेट है तो एज इट इज बॉडी लूज रहती है। और सवेरे ज्यादा एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि रात में सोता है आदमी की बॉडी लूज नहीं रहती, दिन भर मूवमेंट रहती तो आदमी शाम में इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितनी सवेरे पड़ती है। हकीम साहब, स्ट्रेचिंग अपर बॉडी, आर्म्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये देखिए ये चेस्ट, ये साइड मसल्स यहाँ के चेस्ट के वो हैं। हाथ का रोटेशन करो, पीछे बैकवर्ड सामने दोनों, ये देयर यू आर। तकरीबन जिस्म के हर हिस्से की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हर हिस्से की। मैं सब मेरी अपने ख्याल में सिर्फ स्पोर्ट्समैन को नहीं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस हर आदमी को करनी चाहिए। और फिट रहना अच्छी बात है। आप देखिए हेल्थ है तो बहुत कुछ है, हेल्थ अगर ना हो तो आमतौर पे हमारे घरों में ये होता है कि सोते हैं हम 8-9 बजे से पहले उठते नहीं हैं। दरअसल सवेरे उठ भी जाए तो एक्सरसाइज तो कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करते, और हमारी औरतें तो बिल्कुल नहीं करती है। और फॉरेन में अगर आप जाएंगे, चाइनीज औरतें देखें, मलेशिया में देखा 80-90 साल की औरतें चाइनीज पार्क में आके एक्सरसाइज करती है, कराटे की एक्सरसाइज करती है। अच्छा, उनसे दूर रहना चाहिए। ये सही शाहिद हकीम थे, जो लेट्स प्ले फुटबॉल में हमारे एक्सपर्ट हैं, और ये बता रहे थे कि कौन सी ट्रेनिंग ज़रूरी है फुटबॉल के लिए और कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वार्म अप क्या करने चाहिए, बेसिक सिखा रहे थे। ये अगले हफ्ते इंटरनेशनल मजीद ककरू होंगे हमारे साथ इस प्रोग्राम में, और वो बात करेंगे वो फिटनेस के लिए क्या दौड़ते थे, क्या करते थे और क्या करना पड़ता है मैच से पहले और प्रैक्टिस के दौरान फिटनेस के लिए, अगले एपिसोड में लेट्स प्ले फुटबॉल के। वापस आते हैं क्रिकेट की जानिब। आज गाल टेस्ट शुरू हुआ श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान, और श्रीलंका की टीम को पहले एक सेटबैक हुआ कि करुणा रत्ने कैप्टन नहीं खेल सके और चंदीमाल खेल रहे हैं, और कैप्टन हैं वो, पिछला मैच चंदीमाल नहीं खेले थे क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में जख्मी थे। अब देखिए ये कोविड का असर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, माने ना माने लगातार प्लेयर जख्मी हो रहे हैं। और इससे पहले एक स्कोर की बात करें, देखिए इंग्लैंड की टीम सिलेक्शन कितनी क्लेवर इंटरेस्टिंग होती है। उन्हें ना तो वोक्स को खिलाया ना एंडरसन को खिलाया, ब्रॉड को खिलाया, करन को खिलाया आज, और वुड को खिलाया। और आप देख लीजिए इनमें से 2 फास्ट बॉलर अगला मैच नहीं खेलेंगे, उनकी जगह वोक्स और एंडरसन खेलेंगे। वो रोटेट कर रहे हैं लगातार, वेस्ट इंडीज के साथ भी उन्होंने यही किया लास्ट सीजन में और पाकिस्तान के साथ भी आज भी, कि ये जो प्रेशर है ये रिलैक्स करे प्लेयर, फिर वापस आए, फिर ये प्रेशर बर्दाश्त करे, लगातार खेलने से मुश्किल में ना आ जाए प्लेयर। इंग्लैंड की जाने से 23 साल डैन लॉरेंस ने डेब्यू किया, वो बैट्समैन है, एज बैट्समैन वो खेल रहे हैं, और 135 रन पे श्रीलंका की टीम सिमट गई। उसमें शुरू में झटके दिए ब्रॉड ने बुरी तरह, उन्हें 3 विकेट लिए, लेकिन डोमिनिक बेस ने 5 विकेट लिए, लीच ने 1 विकेट लिया। बेस ऑफ स्पिनर है, लीच लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इस 135 के स्कोर में 28 रन चंदीमाल ने टॉप स्कोर और 27 मैथ्यूज ने, थोड़ी बहुत उनकी पार्टनरशिप, बाकी कोई पार्टनरशिप नहीं जमी। देखिए 135 का स्कोर कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन जब बैटिंग करने आई टीम इंग्लैंड की तो क्रॉली और सिबली जल्दी सिमट गए, 17 पे 2 हो गए, और एम्बुलडोनिया लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उन्होंने ओपन किया। और अगर आप देखेंगे श्रीलंका की टीम में दिलरुआन परेरा ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं और लेग स्पिनर हसरंगा खेल रहे हैं, 3 स्पिनर खेल रहे हैं, मगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए वो। जब रूट और बेयरस्टो ने पार्टनरशिप जमाई और दिन एंड हुआ 127 for 2 इंग्लैंड, उसमें 66 पे रूट खेल रहे हैं, 40s में बेयरस्टो खेल रहे हैं, कुछ बैट्समैन और भी बाकी हैं, अभी लॉरेंस की डेब्यू भी होनी है। और ये बताता चलूँ कि इस सीरीज के लिए ओली पोप और स्टोक्स को नहीं लाई है इंग्लैंड की टीम, उन्हें उनको रेस्ट दिया है, और मुइन अली का चांस था, एज ऑलराउंडर खेलेंगे, टर्निंग विकेट होते, वो
कोविड पॉजिटिव साबित हुए, इसलिए अभी वो टीम में शामिल नहीं हुए हैं। कल का दिन देखते हैं किसके नाम रहता है। और स्कोरिंग स्लो होती है टर्निंग विकेट पे, लेकिन एक बार बैट्समैन जम जाए तो श्रीलंका के विकेटों पे हमने देखा है रन अच्छे बनते हैं, खासे बनते हैं। और अगर इंग्लैंड 150 की लीड ले गया इस इनिंग में तो तकरीबन श्रीलंका मैच से बाहर हो गया। या तो कुछ स्पेशल करना होगा श्रीलंका को, क्योंकि मैंने देखा कौशल परेरा ने अच्छा खेलना शुरू किया था, बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन वो माइंड सेट जो T20 का है वो अच्छा है, कभी रन तेज बनते हैं, तो उस चक्कर में रिवर्स स्वीप में वो स्लिप्स में कैच हो गए। वो उनकी लेग स्लिप्स बन गई क्योंकि लेफ्ट हैंडर है, डोमिनिक बेस को रिवर्स स्वीप किया और वो कैच हो गए। तो टेस्ट में ये जो होते हैं इंस्टिंक्ट्स अपने दबा के रखने पड़ते हैं, क्योंकि लंबी इनिंग खेलनी होती है। और कौशल परेरा अच्छे प्लेयर हैं, कम बैक हो सकता है उनका सेकंड इनिंग में, लेकिन अभी इंग्लैंड गोइंग ऑन टॉप। जाते जाते एक और इंजरी खबर, कॉस्की नहीं खेलेंगे ब्रिस्बेन टेस्ट और उनकी जगह हैरिस को बुलाया गया है और हैरिस टेस्ट खेलेंगे। हैरिस ने 2019 में आखिरी मरतबा एशेज में खेला है और साउथ अफ्रीका में खेला और बड़े ही नाकाम रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है, पहले ही टेस्ट बैटिंग है और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है। और लेकिन इन दोनों टीमों के बारे में हम ये नहीं बता सके ब्रिस्बेन में क्या होगा। दोनों में इंजरीज हैं, दोनों कभी हॉट कभी कोल्ड, कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा खेलते हैं, इसलिए एनीबडीज गेम ब्रिस्बेन टेस्ट, बट स्टिल समथिंग मोर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन इट, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग इनएक्सपीरियंस्ड है फास्ट इस टेस्ट के लिए। आज सवालों के जवाब मैंने नहीं दिए, संडे को भरपूर सवालों के जवाब आपके दूंगा और बातें करेंगे। खेल के मैदान से मैं आज चाहूंगा इजाजत। गुड नाइट।